मित्रों नमस्कार। मैं BR चौधरी भव्य अकादमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, अपन लोग भव्य अकादमी के इस चैनल पर भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान को लेके चर्चा कर रहे हैं। उसी के अंतर्गत अपन ने पिछले टॉपिक में भारत के राष्ट्रपति के बारे में, राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बात की। उसमें अंतिम शक्ति राष्ट्रपति की, आपातकालीन शक्तियाँ, अन्य प्रकार की शक्तियों की अपन ने उस वीडियो में बात की थी। आज अपन बात करेंगे आपातकालीन उपबंधों की। हमारा संविधान आपातकालीन उपबंधों के बारे में क्या कहता है, राष्ट्रपति को आपातकालीन उपबंधों के संबंध में किन प्रकार की शक्तियाँ दी गई हैं, उनके बारे में इस वीडियो में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, भारतीय संविधान का भाग 18 जो है आपातकालीन उपबंधों की बात करता है। अपन जानते हैं कि अपने संविधान में कुल 22 भाग हैं, उसमें से 18वां भाग है जो आपातकालीन उपबंधों की बात करता है। आपातकालीन उपबंधों से संबंध में अनुच्छेद है, अनुच्छेद 352 से लेकर अनुच्छेद 360 तक आपातकालीन उपबंधों का वर्णन करता है। आपातकालीन उपबंध में भारत के संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल का वर्णन किया गया है, जो कि आपको इस टेबल के माध्यम से दिख रहा होगा। एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल। एक होता है राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत आर्टिकल 356। ये राष्ट्रपति शासन है जो संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में किसी भी देश में लगाया जा सकता है। और राष्ट्रीय आपातकाल है ये किसी भी युद्ध की स्थिति में कोई बाहरी आक्रमण हो जाए अपने ऊपर, अपने देश के ऊपर। अर्थात तीसरा प्रकार है जो कि यदि देश के आंतरिक स्थिति में भी यदि सशस्त्र विद्रोह हो जाए तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। ये किसी भी राज्य में लगता है अनुच्छेद 356 के तहत संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में या केंद्र सरकार के निर्देशों को लागू करने में असफलता की स्थिति में। राज्यपाल की रिपोर्ट के माध्यम से या राज्यपाल की रिपोर्ट के बिना भी लगाया जा सकता है। तीसरा है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के अंतर्गत है। जब देश के अंदर आर्थिक हालात बहुत खराब हो, देश की आर्थिक स्थिति खराब हो, तब जो आपातकाल लगाया जाता है वित्त से संबंधित होता है, तो इसे वित्तीय आपातकाल कहते हैं। ये अभी तक भारत में कभी भी नहीं लगा है। ये अनेक राज्यों में अनेक बार लगा है, लगभग 100 से अधिक बार अलग अलग राज्यों में 1950 के बाद लग गया है। राजस्थान में भी 4 बार लगा है। और राष्ट्रीय आपातकाल है जो कि अपने भारत देश में कितनी बार लगा है, 3 बार लगा है। कब कब? 1962, 1971 और 1975, 3 बार लगा है। अब अपन बात करते हैं राष्ट्रीय आपातकाल की। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद अपन ने देख लिया, कौन सा? 352। कब कब लगा है? 1962 में। 1962 में क्या हुआ था आप जानते हैं? 1962 में भारत और चीन के बीच में युद्ध की स्थिति में ये आपातकाल लगा था। 1962 में और 1965 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हो गया था तो भी ये पहली बार लगा हुआ आपातकाल ही लागू था। अलग से कोई आपातकाल 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में नहीं लगाया गया था। अगली बार कब लगा था? 1971 में। क्या हुआ था? 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग होता है और भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता है। और उस आक्रमण और युद्ध की स्थिति में भी आपातकाल लगाया जाता है। और ये आपातकाल आगे चल ही रहा होता है 1975 तक। और 1975 में जो है
आंतरिक असंतोष के आधार पर इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल लगा दिया जाता है। किस आधार पर? आंतरिक गड़बड़ी या आंतरिक असंतोष के आधार पर। जब 44वां संविधान संशोधन होता है 1978 में, तो संविधान के अंदर जो आंतरिक असंतोष या गड़बड़ी शब्द का प्रयोग था, इसको हटा करके सशस्त्र विद्रोह शब्द कर दिया। यानी 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल कितने प्रकार से लग सकता है? एक तो युद्ध की स्थिति में लग सकता है, दूसरा देश के बाह्य आक्रमण की स्थिति में लग सकता है, तीसरा देश के अंदर ही यदि कोई सशस्त्र विद्रोह हो जाए तो ऐसी स्थिति में लगाया जा सकता है। अगला है अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन कहाँ लगता है? किसी भी राज्य में लगता है। संवैधानिक आपात स्थिति, इसे संवैधानिक आपातकाल भी कहते हैं या राज्य आपातकाल भी कहते हैं, इन सभी नामों से इसे जाना जाता है। ये लगता कब है? जब संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत जो राज्य में संवैधानिक तंत्र के अनुसार शासन चलना बंद हो जाए, ऐसी स्थिति में राज्यपाल या तो रिपोर्ट करता है या बिना राज्यपाल की रिपोर्ट के भी आपातकाल लग सकता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 365 है, ये राज्यों को केंद्र के द्वारा निर्देश दिए जाते हैं। इसके तहत यदि केंद्र के निर्देशों का राज्य सही ढंग से पालन करने में असफल हो तो भी आपातकाल कौन सा लगेगा? 356 के तहत आपातकाल लगाया जा सकता है। अब एक एक करके विस्तार से तीनों आपातकालीन स्थितियों को अपन समझते हैं। पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद अधिकांश आपके जो भी प्रश्न हैं आपातकालीन उपबंधों से संबंधित, वो 100% पूरे हो जाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। मित्रों, भारतीय संविधान का भाग कौन सा? अभी अपन ने बात की थी भाग 18 और अनुच्छेद 352 से 360 किसकी बात करता है? आपातकालीन उपबंधों का उल्लेख करता है। संविधान में कितने प्रकार के आपातकालीन उपबंध हैं? अभी अपन ने बात की 3 प्रकार के आपातकालीन उपबंध हैं। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत, और कब लगता है? युद्ध की स्थिति, बाह्य आक्रमण की स्थिति या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में लगता है। राष्ट्रपति शासन कहाँ लगता है? राज्यों में लगता है। और कब? जब संवैधानिक तंत्र की विफलता हो जाए और अनुच्छेद 356 के तहत लगता है। तीसरा, वित्तीय आपातकाल। भारत में वित्तीय स्थायित्व अथवा साख के खतरे के कारण जो आपातकाल लगाया जाता है वो कौन सा होता है? अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल। अब राष्ट्रीय आपातकाल है, इसको विस्तार से पढ़ते हैं। 3 स्थितियों में लगता है। स्थितियां पीछे अपन ने देख ली हैं, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में 1978 तक जब 44वां संविधान संशोधन हुआ था, उस समय तक किस बात का वर्णन था? आंतरिक असंतोष शब्द का प्रयोग था, और इसको अब हटा के क्या कर दिया? सशस्त्र विद्रोह। भारत में अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। मित्रों याद रखिएगा, कितनी बार लग चुका है भारत में अब तक राष्ट्रीय आपातकाल? 3 बार। कब कब लगा? अभी अपन ने बात की चीनी आक्रमण के समय 1962 में, 1971 में पाकिस्तान के आक्रमण के समय, और 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा यह आपातकाल लगाया गया था। राष्ट्रीय आपातकाल लग जाने पर, अब जब आपातकाल लग जाता है तो संसद से मंजूरी जरूरी है, क्योंकि पहले जब आपातकाल लगता है तो मंत्रिमंडल की लिखित परामर्श के आधार पर लग जाता है और बाद में संसद द्वारा उसे अनुमति दी जाती है। तो भारत की संसद इसे कितने समय में अनुमति देना जरूरी है लागू होने के? 1 महीने के अंदर अंदर संसद अनुमति दे दें, और यदि 1 महीने में संसद अनुमति नहीं देती है तो राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त हो जाता है। और यदि संसद में उस समय लोकसभा है ही नहीं, लोकसभा क्या हो रखी हो? भंग हो रखी हो, और आपातकाल लग गया है, क्या करना होगा? ऐसी स्थिति में राज्यसभा उसे अनुमति दे देगी और वो लागू रहेगा। जैसे ही लोकसभा का गठन होगा, लोकसभा वापस आएगी, लोकसभा गठित होते ही उसे अनुमति दे देगी। कितने दिन के अंदर देगी? गठित होते ही 30 दिन के अंदर अंदर संसद को, लोकसभा को अनुमति देनी होगी। और जब लोकसभा अनुमति दे देगी तो वो लागू रहेगा 30 दिन के बाद भी। और यदि एक बार संसद से अनुमति मिल जाती है राष्ट्रीय आपातकाल को, एक बार मिलने पर
6 महीने तक लागू रहता है राष्ट्रीय आपातकाल। एक बार अनुमति मिलने पर कितने समय के लिए लागू रहता है? 6 माह के लिए, और 6 माह के बाद संसद को वापस अनुमति देनी होती है। इस प्रकार से संसद यदि अनुमति देती रहे 6 महीने के बाद, तो राष्ट्रीय आपातकाल कितने भी समय के लिए बढ़ाया जा सकता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, इसको आप समझिएगा। एक बार वापस, जैसे संसद इसे अनुमति देती है कितने समय के अंतर? 6 महीने, 1 माह के अंदर अंदर संसद को अनुमति देनी होती है। जब संसद की अनुमति 1 महीने में मिल जाती है तो उसके बाद ये 6 महीने तक लागू रहता है। अब 6 महीने के अंदर 6 महीने पूरे होते ही वापस से संसद को अनुमति देनी होती है। यदि संसद अनुमति नहीं देती है तो आपातकाल समाप्त हो जाता है। यदि संसद अनुमति देती है तो आपातकाल आगे बढ़ जाता है। और कितने समय के लिए आगे बढ़ता है? वापस 6 महीने के लिए। इस प्रकार से 6 माह की अनुमति के बाद कितने भी समय के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, लोकसभा की अनुमति देनी होती है, और यदि एक बार अनुमति मिल जाती है तो अगले 6 महीने तक इस प्रकार से इसे कितने ही समय के लिए बढ़ाया जा सकता है। अनुमति देने में संसद के दोनों सदनों द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या, ध्यान से पढ़िएगा, अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत, अर्थात 100 सदस्य है मान लिया एक सदन के, तो कुल सदस्य संख्या का बहुमत कितना होगा? 51 सदस्यों, तथा उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3, उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 होना चाहिए। इतने से ये जो है अनुमति दी जाती है। राष्ट्रीय आपातकाल लगाते समय जैसे ही लगाते हैं तो राष्ट्रपति कैसे लगाएगा? मंत्रिमंडल लिखित रूप से राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति उसे लगा देते हैं। ये मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान में पहले मूल रूप से नहीं था। इसे भी 44वें संविधान संशोधन में लिखा गया कि राष्ट्रपति अपनी मर्जी से नहीं लगा सकता, इसके लिए मंत्रिमंडल द्वारा लिख करके देना होगा। और जब मंत्रिमंडल लिखित रूप में दे देगी तो राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल लगाया जा सकता है। मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग भारत के संविधान में केवल और केवल अनुच्छेद 352 में ही है। ये भी कब किया गया था मित्रों? 44वें संविधान संशोधन 1978 में। इससे पूर्व इसका उल्लेख कहीं पर भी नहीं था। राष्ट्रीय आपातकाल के समय सभी प्रकार के मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। मौलिक अधिकार जो कि भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत प्रदत्त है नागरिकों को, अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक, इन्हें भी आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल के समय निलंबित किया जा सकता है। केवल 2 अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। इन अनुच्छेदों को निलंबित नहीं किया जा सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों। राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो देश में तब कौन से अनुच्छेद ऐसे हैं जिन्हें निलंबित नहीं किया जा सकता? तो वो अनुच्छेद हैं अनुच्छेद 20 अपराधों के संबंध में, अनुच्छेद 21 जीवन की स्वतंत्रता के संबंध में, इन्हें निलंबित नहीं किया जा सकता। यदि आपातकाल सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगा हो, अपन ने देखा था आपातकाल 3 आधारों पर लगता है: युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। यदि आपातकाल सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगा हो तो अनुच्छेद 19 भी निलंबित नहीं होता है। अनुच्छेद 19 भी निलंबित नहीं होता है। चलिए, राष्ट्रीय आपातकाल के समय सभी प्रकार के मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर। सशस्त्र विद्रोह के आधार पर यदि आपातकाल लगा हो तो अनुच्छेद 19 भी निलंबित नहीं होता है। राष्ट्रीय आपातकाल पूरे भारत में लग सकता है, भारत के किसी भी एक भाग में लग सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल को एक उद्घोषणा के माध्यम से राष्ट्रपति के द्वारा समाप्त किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? आपसे पूछ लें, आपातकाल को समाप्त कैसे किया जा सकता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल को एक उद्घोषणा के माध्यम से राष्ट्रपति के द्वारा समाप्त किया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल का प्रभाव क्या पड़ता है? एक तो प्रभाव अपन ने अभी देख लिया, अधिकारों पर पड़ता है। क्या पड़ता है? मौलिक अधिकार होते हैं वो निलंबित कर दिए जाते हैं, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ के। अगला पड़ता है केंद्र और राज्यों के संबंधों पर। पड़ेगा, सीधी सी बात है। केंद्र और राज्य के संबंध में जो भी मामले होंगे, विधायी मामले होंगे, वित्तीय मामले होंगे, उन पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। कार्यपालिका, विधायी और वित्तीय संबंधों में केंद्र शक्तिशाली हो जाता है।
केंद्र के पास पावर्स होती है वो क्या होती, ज़्यादा आ जाती है और राज्य कमज़ोर हो जाते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल और निर्णय शक्ति भी किसके पास ज़्यादा चली जाती है, केंद्र के पास चली जाती है आपातकालीन स्थितियों में। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। ऐसा एक बार हुआ भी था, लोकसभा के कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। कब बढ़ाया था? 1975 में, जब आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लगा था, तो उस समय लोकसभा के कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। तो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है, एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, और इसे आगे कितने भी समय के लिए बढ़ाया जा सकता है। एक बार में कितना बढ़ाया जाएगा? 1 वर्ष, और इसे आगे कितने भी समय के लिए बढ़ाया जा सकता है। अब मूल अधिकारों पर प्रभाव अपन ने देख लिया। अनुच्छेद 358 कहता है कि मौलिक अधिकार 19 है जो निलंबित हो जाएगा, और अन्य आर्टिकल 359 है वो अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं होने की बात करता है, और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर यदि लगा है तो अनुच्छेद 20, 21 और अनुच्छेद 19 तीनों ही निलंबित नहीं होते हैं। लेकिन यदि आपातकाल युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर लगा है राष्ट्रीय आपातकाल, तो अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर मौलिक अधिकारों के सभी प्रकार के अधिकार निलंबित हो जाएंगे। इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन मित्रों कहाँ लगता है? राज्यों में लगेगा। ये पूरे देश में नहीं लगता है, किसी राज्य में लगता है। ये अनुच्छेद 356 के तहत लगता है। किसके तहत लगता है? अनुच्छेद 356 के तहत लगेगा। और अनुच्छेद 356 के तहत जब ये लगेगा तो उस संबंधित राज्य के संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में लगेगा। राज्यपाल रिपोर्ट देगा या बिना राज्यपाल की रिपोर्ट से भी लग सकता है। इसमें अनुच्छेद 355 है और अनुच्छेद 365 है। ये केंद्र सरकार को 365 केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को निर्देश दिए जाते हैं। उन निर्देशों में यदि असफल हो राज्य तो भी लगाया जा सकता है। और 355 भी कहता है कि केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को संरक्षण प्रदान किया जाएगा। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य के संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर राज्य सरकार को अपने नियंत्रण में ले सकता है। राज्यपाल के प्रतिवेदन पर या उसके प्रतिवेदन के बिना भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 355 केंद्र सरकार के उद्देश्य निर्धारित करती है कि केंद्र सरकार राज्यों के लिए क्या करेगी। प्रत्येक राज्य सरकार संविधान की प्रबंधन व्यवस्था जो है संविधान के अनुसार करेगी। यदि संविधान की पालना सुनिश्चित करेगी और ऐसा करने में यदि असफल होती है तो अनुच्छेद 356 के तहत लगता है राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 365 के तहत केंद्र सरकार किसी भी राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है। यदि राज्य सरकार इन निर्देशों का पालन नहीं किया तो उसे संवैधानिक तंत्र की विफलता माना जाएगा और ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति शासन उस राज्य में लगाया जा सकता है। लगाया जा सकता है कब? अब कौन से अनुच्छेद की पालना नहीं हो? तो अनुच्छेद 355 की पालना नहीं हो और अनुच्छेद 365 निर्देश देते हैं, उन निर्देशों में पालन करने में राज्य असफल हो जाए या राज्यपाल रिपोर्ट दे दें किसी राज्य की ऐसी कि यहाँ पर संविधान के अनुसार शासन नहीं चल रहा है, या नहीं रिपोर्ट दें तो भी केंद्र सरकार या राष्ट्रपति जो है राज्य में आपातकालीन स्थितियों में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। अब राष्ट्रपति शासन जब लगता है राज्य में तो क्या होता है? अब राष्ट्रपति शासन लगने के बाद अपन ने देखा था राष्ट्रीय आपातकाल लगने के बाद संसद अनुमति देगी, तो यहाँ भी संसद अनुमति देगी। वहाँ संसद अनुमति दे रही थी 1 महीने के अंदर अंदर, यहाँ संसद अनुमति देगी 2 महीने के अंदर अंदर संसद को अनुमति देनी है। कितने महीने के अंदर अंदर? 2 महीने के अंदर अंदर। यहाँ संसद की एक बार अनुमति के बाद कितने महीने तक रह सकता था? 6 महीने तक। यहाँ संसद अनुमति देने के बाद एक बार अनुमति के बाद कितना रहेगा? 1 वर्ष तक रह सकता है। संसद की वहाँ भी 6 माह तक रह सकता था
और यहाँ भी कितना रहेगा, 6 माह तक जारी रह सकता है, दोनों ही स्थितियों में। लेकिन वहाँ संसद को अनुमति 1 महीने में देनी पड़ेगी और यहाँ 2 महीने का समय है, टाइम पीरियड अधिक है। लेकिन यदि यहाँ वहाँ पे तो संसद 6 महीने के बाद कितनी भी बार अनुमति देके राष्ट्रीय आपातकाल को बढ़ा सकती है। लेकिन जो राष्ट्रपति शासन है, इसे संसद अनुमति देने के बाद, एक बार अनुमति देने के बाद 6 माह तक जारी रहता है और अगली बार देगी 6 माह और। तो ये भी 2 बार ही अनुमति दे सकती है और 1 वर्ष तक ही रह सकता है राष्ट्रीय आपातकाल। कितने वर्ष तक? 1 वर्ष तक। 1 वर्ष के बाद किसी भी राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन नहीं रह सकता। कितने वर्ष के बाद? 1 वर्ष के बाद। 1 वर्ष के बाद केवल 2 ऐसी परिस्थितियां हैं उसके कारण राष्ट्रपति शासन रह सकता है किसी भी राज्य में, यदि उस संबंधित राज्य में चुनाव करवाने से चुनाव आयोग मना कर दें। चुनाव आयोग के ऐसी परिस्थितियां नहीं है कि संबंधित राज्य में अभी चुनाव करवाया जा सके, तो रह सकता है। और यदि वहाँ पर उस समय राष्ट्रीय आपातकाल उस अपने देश में या उस क्षेत्र में लगा हुआ हो अनुच्छेद 352 के तहत, तो उसे बढ़ाया जा सकता है। किसी भी स्थिति में राष्ट्रपति शासन 3 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। अर्थात राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी है? 3 वर्ष है। वो भी कब? जब वहाँ चुनाव आयोग चुनाव करवाने से मना कर दे या राष्ट्रीय आपातकाल 352 के तहत लगा हुआ हो। अन्यथा की स्थिति में 1 वर्ष अधिकतम रह सकता है। मेरे हिसाब से आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति शासन अधिकतम 1 वर्ष तक जारी रह सकता है, लेकिन 3 वर्ष अधिकतम इसकी सीमा बढ़ सकती है यदि अनुच्छेद 352 के तहत वहाँ पर राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ हो या चुनाव आयोग ये लिख कर दे दें कि वर्तमान परिस्थितियों में संबंधित राज्य में चुनाव करवाना संभव नहीं है, तो आपातकाल को आगे बढ़ाया जा सकता है। अब राष्ट्रपति शासन लगता है तो प्रभाव क्या पड़ता है? प्रभाव किस पर पड़ेगा? सरकार पर पड़ेगा ज़्यादा। उस समय राष्ट्रीय आपातकाल के समय सरकार पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा था, केंद्र शक्तिशाली जरूर हो गया था। यहाँ सारी पावर्स राष्ट्रपति के पास चली जाती है। संवैधानिक अर्थात जो राज्यपाल होता है वो पावरफुल हो जाता है, उसको अधिकार राष्ट्रपति के द्वारा दिए जा सकते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल या बिना उस राज्यपाल के साथ अन्य अधिकारियों के माध्यम से शासन चलाया जाता है। वहाँ की सरकार होती है वो पंगु हो जाती है और राष्ट्रपति सरकार को भंग भी कर सकते हैं, सरकार को विघटित भी कर सकते हैं, मंत्रिपरिषद को भंग कर सकते हैं। इतनी पावर्स होती हैं राष्ट्रपति शासन लगने के बाद, उस राज्य में इतना प्रभाव पड़ता है। तो राज्य सरकार के कार्य राष्ट्रपति अपने हाथ में ले सकते हैं। उसे राज्यपाल या अन्य कार्यकारी अधिकारियों को शक्ति दे देता है। राष्ट्रपति उनके माध्यम से शासन करते हैं। राज्य विधायिका की शक्तियों का प्रयोग संसद कर सकती है। ये बड़ी बात देखो, राज्य विधायिका, विधानसभा मतलब विधायिका का काम क्या होता है? राज्य में कानून बनाना, और उस कानून बनाने की बातें जो है ताकत किसके पास चली जाती है? भारत की संसद के पास। इसका मतलब क्या है? संसद, उस राज्य का बजट भी कौन बनाती है? संसद ही बनाती है। कानून कौन पारित करती है? संसद। संचित निधि उस राज्य के पैसा निकालना है तो कौन निकालेगी? संसद। इतनी पावर्स संसद के पास आ जाती है उस राज्य की। और राज्य सूची के विषयों पर उस राज्य में भी कानून बनाने की ताकत राष्ट्रपति शासन के दौरान किसके पास चली जाती? संसद के पास। जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो राष्ट्रपति मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को भंग कर सकते हैं। राज्य की मंत्रिपरिषद होगी उसको भंग कर सकते हैं। राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के नाम पर राज्य के सचिव की सहायता से अथवा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी भी सलाहकार की सहायता से राज्य का प्रशासन चलाता है। मुख्यमंत्री की सारी भूमिकाएं किसके पास चली जाती है? राज्यपाल के पास। विधायिका की सारी शक्ति किसके पास चली जाती है? संसद के पास। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति राज्य विधानसभा को विघटित कर सकते हैं। जब मंत्रिपरिषद को भी विघटित कर सकते हैं तो किसको कर सकते हैं? विधानसभा को भी विघटित या निलंबित कर सकते हैं। संसद राज्य के विधेयक और बजट प्रस्ताव पारित करने की ताकत रखेगी।
सारी शक्ति संसद के पास जब विधायिका की चली जाती है तो विधायिका जो भी काम करती है वो सारा काम कौन कर सकती है, उस राज्य के संबंध में संसद कर सकती है। 1950 से अब तक 100 से अधिक बार अपने देश में राष्ट्रपति शासन लग चुका है। प्रतिवर्ष किसी न किसी राज्यों में लगता रहता है, अपन सब लोग देखते हैं। 100 से अधिक बार प्रयोग किया जा चुका है। अनुच्छेद 356 संविधान का सबसे विवादास्पद और आलोचनात्मक प्रावधान रहा है। सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन है जो 1951 में कहाँ लगा था, पंजाब में किया गया। सबसे पहला प्रयोग इसका 356 का कहाँ किया गया, पंजाब में किया गया। अब तक लगभग सभी राज्यों में एक या दो से अधिक बार जो है ये राष्ट्रपति शासन लग चुका है। अपने राजस्थान में भी कितनी बार लगा है, 4 बार। ये देखो राजस्थान में अब तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। कितनी बार, राजस्थान में 4 बार। पहली बार 1967, दूसरी बार 1977, तीसरी बार 1980 और चौथी बार 1992। 4 बार। 1967 में मोहनलाल सुखाड़िया उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। 1977 में हरिदेव जोशी जो कि मुख्यमंत्री थे राजस्थान के, और 1980 में भैरव सिंह शेखावत राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, और 1992 में भैरव सिंह शेखावत राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। 2 बार भैरव सिंह शेखावत के समय राष्ट्रपति शासन लगा है, और 1 बार हरिदेव जोशी के समय, और 1 बार मोहनलाल सुखाड़िया के समय। प्रथम बार मोहनलाल सुखाड़िया के समय 1967 में राज्यपाल लगा राष्ट्रपति शासन या राज्य आपातकाल लगा था। उस समय राज्य के राज्यपाल थे संपूर्णानंद, और मुख्यमंत्री कौन थे, मोहनलाल सुखाड़िया। दूसरी बार 1977 में हरिदेव जोशी सरकार के समय राष्ट्रपति शासन लगता है। इस समय त्यागी राज्यपाल थे। तीसरी बार 1980 में कब लगा, तीसरी बार 1980 में। वहाँ केंद्र स्तर में कांग्रेस की सरकार आ जाती है वापस, और जनता दल की सरकार गिर जाती है। तो भैरव सिंह शेखावत इधर मुख्यमंत्री थे, क्योंकि 1977 में जब वहाँ जनता दल थी तो भारत में हरिदेव जोशी जो कि कांग्रेस की सरकार थी उसको गिरा करके यहाँ आपातकाल लगाया गया था। तो 1980 में कांग्रेस की सरकार जब केंद्र में वापस आती है तो वो राजस्थान में भी भैरव सिंह शेखावत की सरकार को हटाने के लिए यहाँ आपातकाल लगा देती है। चौथी बार 1992 में भैरव सिंह शेखावत के समय ही राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। अब 2 आपातकाल अपन ने देखे। पहला अनुच्छेद 352 के तहत कौन सा, राष्ट्रीय आपातकाल। दूसरा अपन ने अनुच्छेद 356 के तहत संवैधानिक विफलता की स्थिति में राष्ट्रपति शासन या राज्य आपातकाल। अब तीसरा है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद किस में बात है, अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। राष्ट्रपति यदि देश में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे भारत या उसके किसी भी क्षेत्र की वित्तीय स्थिति खराब हो, आर्थिक संकट आ गया हो देश पर, तो ऐसी स्थिति में आपातकाल कौन सा लगाया जा सकता है, वित्तीय आपातकाल। मतलब देश में पैसों की कमी पड़ जाए, देश आर्थिक स्तर पर विफल हो जाए, और देश में ऐसा संकट हो कि पैसों की बहुत बड़ी कमी आ जाए, तो देश में कौन सा आपातकाल लगाया जा सकता है, अनुच्छेद 360 का प्रयोग करते हुए आपातकाल लगाया जा सकता है। कौन सा, वित्तीय आपातकाल। और वित्तीय आपातकाल लगाए जाने के 2 माह के अंदर अंदर संसद को अनुमति देनी होती है। जब राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा कितने टाइम में, 1 महीने में। जब राष्ट्रपति शासन लगेगा तो संसद अनुमति कम से कम कितने समय में देनी जरूरी है, तो 2 माह में। और जब वित्तीय आपातकाल लग जाए तो भी कितने समय में देनी जरूरी है संसद को अनुमति, 2 माह में भीतर संसद से अनुमति लेनी अति आवश्यक है। आपातकाल लग जाने पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन भी कम किया जा सकता है। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि संविधान में न्यायाधीश के पद को बहुत ऊंचा माना गया है। यदि न्यायाधीश के वेतन को भी काटा जा सकता है वित्तीय आपातकाल में, तो देश का कोई भी ऐसा कर्मचारी नहीं बच सकता जिसका वेतन नहीं काटा जा सकता है। मतलब किसी भी कार्मिक का वित्तीय आपातकाल के समय में वेतन देश की ज़रूरत के लिए काटा जा सकता है। राज्य सेवा में हो या केंद्र सेवा में लगे सभी वर्गों के सभी प्रकार के सेवकों के वेतन भत्तों में कटौती की जा सकती है।
राज्य सरकारों के बजट केंद्र सरकार की अनुमति से लागू होंगे। राज्य सरकारों के बजट की अनुमति भी कौन देगी? केंद्र सरकार देगी जब वित्तीय आपातकाल हो तो। वित्तीय आपातकाल की अधिकतम अवधि के बारे में संविधान मौन है। जैसे राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि में तो अवधि के बारे में संविधान कहता है कि 6 माह के बाद संसद की अनुमति लेते रहो और इसे कितने भी समय के लिए बढ़ा दो। राष्ट्रपति शासन के लिए कहता है कि एक बार अनुमति लेने के बाद 6 माह बढ़ता है और अगली बार अनुमति लेने के बाद वापस 6 माह बढ़ता है। अधिकतम अवधि कितनी? 1 वर्ष। यदि 2 स्थितियाँ वो बात करें जो चुनाव नहीं करवाए जा सकते या राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ हो तो अधिकतम कितने वर्ष के लिए बढ़ सकता है? 3 वर्ष के लिए। यहाँ वित्तीय आपातकाल की कोई बात नहीं की गई है, ये कितने भी समय के लिए बढ़ सकता है। संविधान इस पर क्या है? मौन है। मित्रों, ये थी आपातकालीन उपबंधों के बारे में चर्चा। मुझे लगता है आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। आप सभी ने देखी, बहुत बहुत शुक्रिया। अपने ज़रूरतमंद पढ़ाई करने वाले मित्रों तक पहुंचाएं और शेयर करें, लाइक करें। और इस चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आपके लिए ऐसे ही क्लासेस समय समय पर लाता रहूँगा। और सब्सक्राइब करें तो पास में घंटी का बटन दबाना नहीं भूलें। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।